नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम के हिसाब से जो अपनी एमसीक्यूज रहेगी वो रहेगी सीरीज नंबर 57। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपन ने 9,999 क्वेश्चन का यहाँ पे एमसीक्यूज प्रक्रम चला रखा है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे मॉर्निंग सेशंस की अपन ने थ्योरी की क्लास और इसी के साथ साथ अपन ने करंट की क्लास है और यहाँ पे बूस्टर डोज भी अपन ने लगातार क्लासे ले ली है। तो सभी दोस्त अगर क्लास नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले सभी दोस्त एक बार क्लास को शेयर भी कर दे, लाइक कर दे, फिर अपन लगातार क्लास को आगे लेते हैं। तो आज अपनी 57 सीरीज रहेगी, उसका यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखे दोस्तों। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों यहाँ पे, शरीर में पाई जाने वाली कौन सी पेशी फेंकने वाली पेशी कहलाती है। फेंकने वाली पेशी जिसे अपन थ्रोइंग मसल्स के नाम से जानते हैं, वो कौन सी मांसपेशी यहाँ पे रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स, गैस्ट्रोनोमिस, रेक्टस एब्डोमिनिस, पेक्टोरलिस मेजर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो क्वाड्रिसेप्स है ये जांघ के अंदर पाई जाती है। गैस्ट्रोनोमिस है ये पैर के अंदर पाई जाती है। रेक्टस एब्डोमिनिस है वो यहाँ पे पेट स्टोमक के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर है वो ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे थ्रोइंग मसल्स रहेगी और ये जो अपनी चेस्ट रहता है, छाती वाला भाग है, दोनों तरफ है वो चेस्ट के साथ में है, ये पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर के बारे में फैक्ट क्या दिया गया है। तो ये फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि पेक्टोरलिस मेजर छाती की प्रमुख मांसपेशी है, यानी चेस्ट की प्रमुख मांसपेशी है और ये फेंकने और धक्का देने के लिए है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये अपने को यहाँ पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे थ्रोइंग मसल्स है वो यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू देखे दोस्तों पे, वो रहने वाला है, मुझे खड़े होने की जगह दो और मैं पृथ्वी को हिला दूंगा। ये कथन है वो किसके द्वारा कहा गया है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है। दोस्तों, मुझे खड़े होने के लिए थोड़ी सी जगह दो और फिर अपने को मैं क्या कर दूंगा, पृथ्वी को हो है वो अपनी जगह से हिला दूंगा। ये कथन है, कोटेशन है, वो किसके द्वारा यहाँ पे दिया गया है। अरस्तु, गैलन या फिर गैलीलियो, आर्किमिडीज। दोस्तों ये उत्तोलक उत्तोलक के संबंध में है, ये फैक्ट दिया गया है। और जो ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर टू, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज करेक्ट आंसर। आर्किमिडीज के द्वारा ये कथन कहा गया है कि मुझे क्या दो, जगह दो एक खड़े होने के लिए, और साथ ही में दोस्तों मैं क्या कर दूंगा, पृथ्वी को है वो अपनी जगह से यहाँ पे हिला दूंगा। तो ये है वो यहाँ पे उत्तोलक के संबंध में ये फैक्ट कहा गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो लीवर है, उत्तोलक के सिद्धांत को समझाने के लिए ये कथन यहाँ पे दिया गया है, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए दोस्तों यहाँ पे, यदि किसी वस्तु के वेग में वृद्धि होती है तो इस परिवर्तन को क्या कहते हैं। कोई भी वस्तु है अगर उसके वेग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो इस परिवर्तन को अपन किस नाम से जानते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। रिट्रेडेशन के नाम से, फ्रिक्शन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट। कोई भी वस्तु है दोस्तों यहाँ पे और उसके वेग में परिवर्तन होता है, वृद्धि होती है, तो इस परिवर्तन को अपन किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसे अपन पॉजिटिव एक्सेलरेशन यानी धनात्मक त्वरण के नाम से जानते हैं। कोई भी वस्तु है वो वेग में है और उसमें अगर थोड़ा सा भी अगर परिवर्तन करना है तो और भी अपन उसमें धक्का देंगे तो और तेज यहाँ पे हो जाएगी। तो ये जो परिवर्तन आया है उसे अपन एक्सेलरेशन, और वो भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन यहाँ पे बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे, त्वरण वेग में परिवर्तन की दर होती है। त्वरण एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को अपन त्वरण कहते हैं एक्सेलरेशन, और वेग बढ़ने बढ़ने पर इसे धनात्मक त्वरण कहते हैं। क्योंकि वेग है वो यहाँ पे बढ़ गया है, उसकी गति और भी तेज हो गई है, तो उसे अपन पॉजिटिव एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फोर रहेगा, सभी प्रकार की दौड़ प्रतियोगिताओं में त्वरण का मुख्यतः किससे संबंध होता है। सभी प्रकार की दौड़ प्रतियोगिताएं हैं उनमें ध्यान रखना है दोस्तों, जो त्वरण है उसका मुख्यतः संबंध किससे होता है, वो अपने यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर। सभी प्रकार की दौड़ प्रतियोगिता में जो एक्सीलरेशन है उसका संबंध किससे रहेगा, शरीर के प्रकार, टाइप ऑफ बॉडी, बॉडी एंगल या फिर विंड डायरेक्शन या टाइप ऑफ जॉइंट्स। तो दोस्तों आपको बताऊं, जो दौड़ प्रतियोगिताएं होती है उनमें जो त्वरण होता है, एक्सीलरेशन होता है, वो यहाँ पे मोशन ऑफ एंगल या बॉडी एंगल के नाम से जाना जाता है। इसमें जो बॉडी का एंगल होता है, कोण ये होता है, जोड़ों का कोण होता है, वो इसमें सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फोर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। शरीर का जो गति कोण है, एंगल है,
वो डिपेंड करेगा एक्सीलरेशन, त्वरण को बढ़ाने के लिए, गति को बढ़ाने के लिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि जो दौड़ते समय शरीर का जो सही झुकाव है वो बॉडी एंगल त्वरण को बढ़ाता है, कि अपन कितने एंगल पे है अपने शरीर को है वो यहाँ पे क्या करा रखे हैं, झुका रखे हैं, वो अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंट करेगा दोस्तों, यहाँ पे किसके ऊपर, बॉडी एंगल के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों यहाँ पे, किस प्रकार के उत्तोलक यानी लीवर में बल भुजा और साथ ही में भार भुजा है वो सामान्यतः समान होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कौन सा प्रकार का लीवर रहेगा, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जिसमें बल भुजा और यहाँ पे भार भुजा यानी फोर्स और रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे डिपेंड करेगी किसके ऊपर, समान रहने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा लीवर रहेगा, तो जिसे अपन बैलेंस लीवर के नाम से जानते हैं, बैलेंस लीवर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्लास लीवर है, उसके अंदर है वो ध्यान रखना है बलभुजा और भार भुजा दोनों है वो यहाँ पे क्या रह सकती है, समान यहाँ पे रह सकती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि प्रथम श्रेणी जो उत्तोलक है उसमें धुर्री बीच में होती है, यानी फलक्रम है वो बीच में रहेगा, और यहाँ पे कई स्थितियों में दोनों भुजाएं समान हो सकती है, क्योंकि दोस्तों इसमें समान हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन समान होने के लिए भी है वो यहाँ पे फर्स्ट क्लास लीवर ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा, तो ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, क्रिकेट में आउट ड्राइव शॉट के दौरान शरीर में कौन सा उत्तोलक कार्य करता है। क्रिकेट की बात कर रहे हैं, उसमें जो आउट ड्राइव शॉट अगर अपन खेलते हैं तो उस समय शरीर का में कौन सा उत्तोलक यहाँ पे कार्य करेगा वो बताना है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास या फिर कोई नहीं। और जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं सभी दोस्त एक बार क्लास को शेयर भी कर दे, लाइक भी कर दे, फिर अपन लगातार आगे क्लास को और भी आगे तेज गति से बढ़ाते रहेंगे। दोस्तों मॉर्निंग सेशंस के लिए आपके लिए थोड़ी क्लासें भी ली जा रही है, साथ ही में दोस्तों आपके लिए जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो भी ली जा रही है, और बीच बीच में बूस्टर डोज है वो भी ली जा रही है। तो आप लगातार आपकी तैयारी को शानदार करने के लिए लगातार चैनल से जुड़े रहे। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे थर्ड क्लास लीवर है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, इसके अंदर यहाँ पे रहने वाला है, और ज्यादातर गेम्स है, गेम्स के अंदर ज्यादातर थर्ड क्लास, और ध्यान रखना है बॉडी के अंदर भी ज्यादातर यहाँ पे थर्ड क्लास लीवर यहाँ पे रहता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है कि मानव शरीर में अधिकांश गतिविधियों में कौन सा, तो यहाँ पे थर्ड क्लास उत्तोलक कार्य करता है। ज्यादातर की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, उसके अंदर है वो यहाँ पे क्या करेगा, थर्ड क्लास लीवर यहाँ पे कार्य करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों यहाँ पे, हैमर थ्रो खेल में सेक्टर के अंदर हैमर की गति किस बल के कारण होती है। हैमर थ्रो की बात कर रहे हैं, तो वह सेक्टर के अंदर जो हैमर की गति होती है वो किस बल के कारण होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों अपन ने देखा है ये क्या है, ये यहाँ पे हैमर थ्रो का सेक्टर सर्किल है, उसमें जो गति करेंगे अपन, ये गति है दोस्तों यहाँ पे ये किसके कारण रहेगी, हैमर थ्रो का घूर्णन है किसके कारण रहने वाला है। तो यहाँ पे खिलाड़ी होता है वो इसको अंदर की तरफ खींचता है, ये बाहर की तरफ खींचता है, तो यहाँ पे जो घूर्णन रहेगा वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 और ऑप्शन नंबर यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, जो हैमर थ्रो में जो हैमर की गति है वो बल के कारण रहेगी दोस्तों यहाँ पे, तो उसे अपन सेंट्रीपिटल केंद्रीय अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानते हैं दोस्तों इसे, कि घूर्णन के दौरान वो सेंट्रीपिटल और उसको वापस छोड़ेंगे अपन दोस्तों बाहर की तरफ, तो वो ध्यान रखना है दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके अंदर कार्य करेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, मेटेरियल के क्रॉस सेक्शन के समानांतर कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं। मेटेरियल क्रॉस सेक्शन की बात करें, मेटेरियल का मतलब यहाँ पे सरफेस से है दोस्तों, यहाँ पे सरफेस से मतलब है उसके समानांतर कार्य करने वाले बल को अपन किस नाम से जानते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। मेटेरियल क्रॉस सेक्शन के समानांतर कार्य करने वाले बल, अब यहाँ पे कोई भी सरफेस हो सकती है, चाहे वो पानी से संबंधित हो, जमीन से संबंधित हो या कोई, तो उसके समानांतर कार्य करने वाले बल को अपन किस नाम से जानते हैं, एक्सियल फोर्स, टेंसाइल फोर्स या फिर शेयर फोर्स या फिर कंप्रेसिव फोर्स। तो मटेरियल के बराबर की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे चल रहे हैं तो जमीन के सामने पानी है तो भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे शेयर बल है, शेयर फोर्स है वो इसमें यहाँ पे कार्य करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है कि शेयर फोर्स है वो सतह के समानांतर कार्य करता है, सरफेस के समानांतर। दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूँ इस चीज को कि ये क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे
सरफेस के समानांतर कार्य करता है और पदार्थ को काटने का प्रयास करता है, यानी जो भी सरफेस है उसको पीछे धकेलने का यहाँ पे कार्य करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखे दोस्तों यहाँ पे कि लॉर्डोसिस विकृति को ठीक करने के लिए कौन सा योगात्मक सबसे उपयुक्त माना जाता है। यहाँ पे जो डिफॉर्मिटीज है वो लॉर्डोसिस है दोस्तों, यहाँ पे उसको यहाँ पे ठीक करने के लिए है वो कौन सा यहाँ पे योगासन है सबसे अच्छा माना जाएगा। दोस्तों लॉर्डोसिस में क्या होता है, तो रीढ़ की हड्डी है वो आगे की तरफ पेट की तरफ निकल के आ जाती है, पेट इसका बाहर की तरफ निकल जाता है, ध्यान रखना है, तो पेट आगे की तरफ यहाँ पे ज़्यादा निकल के आ जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे चक्रासन, धनुरासन, भुजंगासन, हलासन। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों यहाँ पे हलासन करेंगे। हलासन में क्या करते हैं दोस्तों, अपना ये अपना सिर है, ये अपनी पीठ है, तो पैरों को अपन दोनों को है पीछे की तरफ अपन लेकर जाएंगे और ये अपने हाथ है वो जमीन के समानांतर यहाँ पे रहेंगे, तो ये है हलासन की पोजीशन यहाँ पे रहती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लॉर्डोसिस में रीढ़ की हड्डी है वो आगे की ओर झुक जाती है, ये अपने मैंने बता दिया, इसका जो है इन्वर्ट कर्व यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा शारीरिक क्रियाओं में गलत शरीर स्थिति यानी रॉन्ग पोस्चर की बात कर रहे हैं अपन, का प्रभाव किसके रूप में दिखाई देता है वो अपने यहाँ पे बताना है। शारीरिक क्रियाओं में अगर शरीर की गलत स्थिति है, गलत शरीर की स्थिति है, रॉन्ग पोस्चर है, तो वो शरीर का प्रभाव किस पर दिखाई देगा। इंप्रूवमेंट इन स्किल, कौशल में वृद्धि पर, शारीरिक विकृति पर यानी फिजिकल डिफॉर्मिटी पर, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेन्स पर, या फिर मेंटल वीकनेस पर। तो अगर ये अपने शरीर की स्थिति गलत है दोस्तों अपन, तो उससे है वो अपने सबसे ज़्यादा शरीर के अंदर शारीरिक विकृति, फिजिकल डिफॉर्मिटी है वो यहाँ पे आ जाती है। और वो फिजिकल डिफॉर्मिटी जैसे लॉर्डोसिस है, स्कोलिसिस है, काइफोसिस है, पिजन चेस्ट, बो लेग, नोकनी, फ्लैट फीट, तो ये जितने भी डिफॉर्मिटीज है वो यहाँ पे रॉन्ग पोस्चर के कारण यहाँ पे आती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी वही दिया गया है कि गलत पोस्चर से शरीर में काइफोसिस, लॉर्डोसिस, अन्य विकृतियां यहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों यहाँ पे जिसमें हड्डी टूटने के बजाय आघात के कारण मुड़ जाती है वो कौन सा फ्रैक्चर होता है। यानी हड्डी टूटती नहीं है बल्कि इसमें चोट के कारण क्या कर रही है, मुड़ जाती है, वो अपने को बताना कौन सा फ्रैक्चर यहाँ पे रहने वाला है। यानी हड्डी टूट नहीं रही है बल्कि क्या कर रही है, मुड़ रही है, तो उसे अपन कौन सा फ्रैक्चर बोलेंगे, सिंपल फ्रैक्चर, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, एवल्सन फ्रैक्चर, या फिर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बताना है। और जितने भी दोस्त जुड़ जाते हैं क्लास को सभी दोस्त शेयर भी कर दे और लाइक भी कर दे दोस्तों, शेयर और लाइक करने में आप कमी ना रखे बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं और ये ज़्यादातर है दोस्तों यहाँ पे बच्चों में पाई जाती है। इसमें छोटे से आघात के कारण है हड्डियाँ टूटती नहीं है बल्कि यहाँ पे मुड़ जाती है, तो ये बच्चों में पाई जाने वाली फ्रैक्चर होती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बच्चों में अधिक होता है क्योंकि इसमें हड्डियाँ होती है वो लचीली होती है, यानी फ्लेक्सिबल बोन इसके अंदर यहाँ पे रहती है जो टूटने के बजाय यहाँ पे बैंड हो जाती है, मुड़ जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों यहाँ पे किस खेल चिकित्सा में उच्च आवृत्ति वाले ध्वनि कंपन यानी साउंड वेव है वो प्रयोग किए जाते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। कौन सी यहाँ पे स्पोर्ट्स थेरेपी रहेगी जिसके अंदर अपन क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी साउंड है वो यहाँ पे यूज करते हैं, वेव यूज करते हैं, वर्लपूल बाथ के अंदर, पैराफिन बाथ, अल्ट्रासाउंड के अंदर, या फिर इंफ्रारेड थेरेपी में। कौन सी यहाँ पे खेल चोटों के उपचार के लिए अपन कौन सी विधि है जिसमें अपन साउंड वेव ध्वनि कंपन तरीकों का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड के अंदर, अल्ट्रासाउंड जो थेरेपी है उसमें अपन हाई फ्रिक्वेंसी की क्या करते हैं, साउंड वेव तरंगे हैं उनका यूज अपन यहाँ पे करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, फैक्ट दिया गया है कि अल्ट्रासाउंड थेरेपी मांसपेशियों के गहरे ऊतकों को ठीक करने के लिए, यानी ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे डीप टिश्यू जो हीलिंग होती है उसको ठीक करने के लिए है अपन अल्ट्रासाउंड यूज यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखे दोस्तों यहाँ पे खेलों में पुनर्वास यानी रिहेबिलिटेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सा माध्यम सबसे उपयुक्त माना जाता है, सबसे उपयुक्त कौन सा रहेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। वैक्स बाथ है, फर्स्ट एड है, आइस थेरेपी है, करेक्टिव एक्सरसाइज है। दोस्तों यहाँ पे सभी है वो यहाँ पे किसके अंदर यूज किए जाते हैं, तो यहाँ पे रिहेबिलिटेशन के अंदर यूज करते हैं, पुनर्वास के लिए करते हैं, चोट को ठीक, इंजरी को यहाँ पे रिकवर करने के लिए करते हैं। लेकिन सबसे उपयुक्त अगर पूछा जाए तो यहाँ पे जो करेक्टिव एक्सरसाइज सुधारात्मक व्यायाम होते हैं वो सबसे ज़्यादा अपन यहाँ पे रिहेबिलिटेशन के अंदर यहाँ पे यूज करते हैं।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। फैक्ट देखिए दोस्तों, तो फैक्ट रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि रिहेबिलिटेशन के अंदर अपन मांसपेशियों की शक्ति, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन वापस से लाने के लिए है वो एक्सरसाइज, करेक्टिव एक्सरसाइज अपन यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि फेनिंग मसाज तकनीक किसका संयुक्त रूप है, यानी मसाज कौन सी है, तो फेनिंग मसाज की बात कर रहे हैं, और ये किसका यहाँ पे मिक्स यहाँ पे कंबाइंड यहाँ पे कॉम्बिनेशन टेक्निक रहेगी, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर यहाँ पे पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है जो फेनिंग मसाज है जिसे अपन कौन सी दो यहाँ पे टेक्निक का है यहाँ पे कंबाइंड रूप रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे फ्रिक्शन और स्ट्रेचिंग ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे घर्षण और साथ ही में जो खिंचाव है उसको संयुक्त रूप से करने पर अपन फेनिंग मसाज के नाम से इसे भी जानते हैं। तो यहाँ पे फ्रिक्शन मसाज और साथ ही में स्ट्रेचिंग व्यायाम दोनों का अगर मिक्स का अपन कमांड के साथ करते हैं तो फेनिंग मसाज के रूप में जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अब इसके अंदर क्या किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे तो मसाज तकनीक है वो रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है और मांसपेशियों को क्या करती है, रिलैक्स यहाँ पे आराम देने का कार्य करती है, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि पुरुषों के लिए डिस्कस का व्यास कितना होता है। दोस्तों यहाँ पे पुरुषों की बात कर रहे हैं और उसके लिए जो डिस्कस होती है उसका यहाँ पे व्यास यानी डायमीटर की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे कितना रहने वाला है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों अगर देखिएगा ये डिस्कस होती है तो पुरुष, तो यहाँ पे ध्यान रखना है मेल और यहाँ पे फीमेल, तो मेल के अंदर है ये 2 kg की होती है और फीमेल के अंदर है वो 1 kg की होती है। और इसका डायमीटर देखें तो यहाँ पे पुरुष के अंदर कितना रहेगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों 15 के अंदर वो यहाँ पे 219 से 221 mm है वो यहाँ पे इसका यहाँ पे डायामीटर यहाँ पे रहने वाला है, तो ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अब डिस्कस है, तो डिस्कस का आकार अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स संघ द्वारा यहाँ पे निर्धारित किया जाता है, ये भी आकार है वो यहाँ पे अपन क्या करते हैं एथलेटिक्स इंटरनेशनल एथलेटिक फेडरेशन के द्वारा यहाँ पे रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि 400 मीटर के मानक एथलेटिक्स ट्रैक में एक स्ट्रेट की लंबाई कितनी होती है। 400 मीटर का जो स्टैंडर्ड ट्रैक है उसमें यहाँ पे सिंगल जो स्ट्रेट है उसकी यहाँ पे लेंथ है वो कितनी रहेगी वो अपने यहाँ पे बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अपना जो ट्रैक होता है ये मान लो क्या है, ट्रैक की स्ट्रेट है और यहाँ पे ये कर्व होते हैं दोनों तरफ और यहाँ पे ये ट्रैक होता है, तो इस ट्रैक की जो स्ट्रेट पूछी गई है वो पूछी गई है। अब ट्रैक है वो 3 प्रकार का होता है दोस्तों, यहाँ पे 79, 80 और यहाँ पे 84.39। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट ट्रैक है वो 84.39 रहेगा। 400 मीटर माने कि स्ट्रेट के कितने रहेगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। 84.39 मीटर है वो यहाँ पे स्टैंडर्ड ट्रैक 400 मीटर के ट्रैक की यहाँ पे स्ट्रेट रहने वाली है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है कि मानक ट्रैक में 2 स्ट्रेट 2 कर्व होते हैं, यानी 2 ही स्ट्रेट है 2 ही कर्व रहते हैं और 400 मीटर का जो स्टैंडर्ड ट्रैक होता है वो यहाँ पे स्टैंडर्ड ट्रैक माना जाता है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, यदि स्ट्रेट की लंबाई 84.39 मीटर है तो एक कर्व की लंबाई मिनिमम कितनी होगी, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे कर्व की लंबाई पूछी गई है और अगर आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होना है तो कर्व की लंबाई यहाँ पे पूछी गई है। तो वैसे अगर अपन कर्व देखते हैं 36.50 36.80 तक चला जाता है, लेकिन यहाँ पे कर्व की लंबाई मिनिमम पूछी गई है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। मिनिमम है वो यहाँ पे 115.61 मीटर यहाँ पे सिंगल कर्व की यहाँ पे रहेगी, ये कर्व की यहाँ पे रहेगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट से आपको समझ में आ जाएगा। तो फैक्ट में क्या दिया गया है कि दोस्तों यहाँ पे कि कुल कर्व की लंबाई दोनों कर्व को अगर अपन मोड़ देते हैं तो कुल मिलाकर है वो यहाँ पे 230 से 240 मीटर का हिस्सा कर्व में होता है, सिर्फ कर्व के अंदर है वो इतना हिस्सा आ जाता है। तो इसमें से 2 को आधे करेंगे तो 115 से 120 मीटर, 115 से लेके 120 मीटर है वो यहाँ पे कर्व के अंदर आएगी सिंगल कर्व के अंदर। तो यहाँ पे मिनिमम वो एक मिनिमम पूछी गई है तो 115 यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि बास्केटबॉल खेल को एशियाई खेलों में पहली बार कब शामिल किया गया था वो अपने को यहाँ पे बताना है।
एशियाई खेलों की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, और उसमें जो बास्केटबॉल कब शामिल किया गया था। एशियाई खेलों की जो शुरुआत है वो 1951 के अंदर यहाँ पे भारत के अंदर ही हुई थी, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। तो बास्केटबॉल को पहली बार कब शामिल किया गया था, 1951, 58, 70 या 86। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 1951 के जो फर्स्ट एशियाई खेल थे जो न्यू दिल्ली के अंदर यहाँ पे शुरू हुए थे, उनके अंदर ही है बास्केटबॉल को यहाँ पे पहली बार शामिल कर लिया गया था। तो फैक्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट भी वही रहेगा कि पहले ऐसे खेल 1951 भारत में आयोजित किए गए थे, और उनमें है वो पहली बार में है इनको यहाँ पे बास्केटबॉल को शामिल किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 19, बैडमिंटन शटल के पंखों का व्यास कितना होता है। दो बैडमिंटन की जो शटल होती है, शटल को, उसमें जो पंख होते हैं, फेदर्स होते हैं, उनका यहाँ पे व्यास पूछा गया है, डायमीटर है वो यहाँ पे कितना रहेगा। दोस्तों यहाँ पे जो शटल होती है, यह शटल होती है, और इस शटल के अंदर ये पंख लगे हुए होते हैं दोस्तों। यहाँ पे इन पंखों का यहाँ पे व्यास पूछा गया है, वो अपने को यहाँ पे बताना है, इनका डायमीटर यहाँ पे कितना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर बताना है, और सभी दोस्त क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे, शेयर करने में कमी ना रहे, कि लाइक भी ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे कि जो बैडमिंटन का जो शटल के पंखों का जो फेदर का जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, वो ध्यान रखना 58 से 68 मिमी, यानी 58 से 68 mm यहाँ पे रहने वाला। साथ ही में दोस्तों जो पंख होते हैं उनकी संख्या है वो 14 से 16 है, वो इनकी संख्या यहाँ पे रहती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया है कि शटल के जो पंख, उसकी गति और स्थिरता, उसकी गति और स्थिरता को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का कार्य करते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि बैडमिंटन में सिंगल कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है। बैडमिंटन में जो सिंगल्स का कोर्ट होता है उसकी चौड़ाई विड्थ पूछी गई है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों बैडमिंटन में सिंगल्स है, डबल्स है, लेकिन यहाँ पे सिंगल्स की बात कर रहे हैं, और उसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है बैडमिंटन कोर्ट की, वो पूछी गई है 17 फीट, 14 फीट, 20 या 24 फीट। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर 20 के अंदर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि 17 फीट है वो यहाँ पे सिंगल्स के अंदर है, वो बैडमिंटन कोर्ट की चौड़ाई यहाँ पे रहने वाली है। तो यहाँ पे अपन दोस्तों यहाँ पे सिंगल्स की बात कर रहे हैं, तो इसकी चौड़ाई यहाँ पे 17 फीट यहाँ पे रहेगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे डबल्स कोर्ट है वो सिंगल्स कोर्ट की तुलना में क्या होता है, अधिक चौड़ा होता है, तो यहाँ पे सिंगल्स की है वो यहाँ पे 17 फीट है, वो इसकी चौड़ाई यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 21, शतरंज में प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी, शतरंज की बात कर रहे हैं, चेस की बात कर रहे हैं, और उसमें जो प्रथम अर्जुन पुरस्कार है वो प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार दिया कब जाता है, 1961 से इसकी शुरुआत हुई थी। अर्जुन पुरस्कार की इसके अंदर यहाँ पे 15 लाख रुपए दोस्तों, यहाँ पे 15 लाख है, वो 15 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। और पहला खिलाड़ी है अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला चेस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे मैनुअल आरोन है, वो यहाँ पे चेस के अंदर प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी यहाँ पे रहेगा। देखिए दोस्तों फैक्ट क्या दिया गया है कि भारत में शतरंज के विकास में मैनुअल आरोन का महत्वपूर्ण योगदान था, और इसके कारण है वो इनको क्या दिया गया था, 1961 के अंदर स्थापित यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि शतरंज में कौन सा मोहरा सभी दिशाओं में स्वतंत्र रूप से, कौन सा जो मोहरा है वो सभी दिशाओं में स्वतंत्र रूप से यहाँ पे चल सकता है, गति कर सकता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। नाइट है, बिशप है, किंग है, क्वीन है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, और सभी दोस्त क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे दोस्तों। मॉर्निंग के अंदर आपके लिए जो थोड़ी क्लास ली जा रही है, साथ ही में दोस्तों आपके लिए बूस्टर डोज की क्लास भी थोड़ी थोड़ी डाली जा रही है, और करंट अफेयर से रिलेटेड क्लास भी लगातार ली जा रही है। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे क्वीन होती है जिसे अपन रानी के नाम से जानते हैं, तो रानी है वो स्वतंत्र होती है, और सभी दिशाओं में वो यहाँ पे मूवमेंट, फ्रीली मूवमेंट यहाँ पे कर सकती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे शतरंज के अंदर सबसे जो शक्तिशाली मोहरा होता है उसे अपन क्वीन सबसे शक्तिशाली मोहरा होगा, जो सभी दिशाओं में यहाँ पे मूवमेंट कर सकता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 23, क्रिकेट पिच की मानक लंबाई कितनी होती है दोस्तों। यहाँ पे क्रिकेट का जो पिच होता है उसकी जो मानक लंबाई, स्टैंडर्ड लेंथ की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे वो यहाँ पे कितनी रहने वाली है दोस्तों। ये क्या होता है, तो ये क्रिकेट का यहाँ पे ग्राउंड होता है, और इस ग्राउंड के अंदर ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे तो ये क्रिकेट का पिच होता है, और इसके यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या पूछी गई है दोस्तों, यहाँ पे लेंथ पूछी गई है, वो अपने यहाँ पे बताना है।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 20.12 मीटर। मीटर के अंदर की बात करें दोस्तों यहाँ पे 20.12 मीटर रहेगी, और यार्ड या गज की बात करें तो 22 गज यहाँ पे रहने वाले हैं। दोनों के अंदर अपने को यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो 20.12 मीटर मीटर के अंदर, और यहाँ पे गज या यार्ड के अंदर बात करें अपन तो वो ही ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे 22 गज या यार्ड के यहाँ पे अंदर रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि रणजी ट्रॉफी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। रणजी ट्रॉफी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, और उसका जो प्रारंभ है वो कौन से वर्ष हुआ था। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, अपन रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना दोस्तों क्रिकेट से संबंधित यहाँ पे रणजी ट्रॉफी रहेगी। और रणजी ट्रॉफी है उसका यहाँ पे विनर 2026 यहाँ पे कौन है, ये भी आपको बताना है कमेंट करके, जो पहली बार रिकॉर्ड यहाँ पे विनर रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों 1934। ध्यान रखना है, रणजी ट्रॉफी की जो शुरुआत हुई थी वो 1934 के अंदर यहाँ पे हुई थी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तो रणजी ट्रॉफी 1934, और रणजी ट्रॉफी है वो भारत की प्रमुख घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है, डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट है दोस्तों, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहाँ स्थित है। विश्व की बात कर रहे हैं अपन, और उसमें भी सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान की बात करें तो वो कहाँ स्थित है। अगर आकार के आधार पर, आकार यानी डिस्टेंस संख्या के आधार पर बात करें तो वो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा रहेगा दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान रखना नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रहेगा। लेकिन यहाँ पे ऊंचाई की बात कर रहे हैं अपन तो लॉर्ड्स चेल ओवल कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर चेल जो क्रिकेट स्टेडियम है जो हिमाचल प्रदेश है, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे उसके अंदर यहाँ पे स्थित है, जो सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पे रहेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, तो चेल हिमाचल प्रदेश के अंदर है, जो समुद्र तल से लगभग 2444 मीटर की ऊंचाई पर है, जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट, ध्यान रखना ऊपर यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पे रहने वाला है, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों यहाँ पे फुटबॉल खेल को ओलंपिक खेलों में पहली बार कब अनाधिकृत रूप में खेला गया। अनाधिकृत मतलब अनऑफिशियल रूप से है, वो पहली बार कब इसको फुटबॉल को है वो ओलंपिक के अंदर है वो यहाँ पे खेला गया था, वो बताना है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। अनाधिकृत के रूप में पहली बार अनऑफिशियल के रूप में है उसको, मतलब यहाँ पे डेमो की बात करें अपन, डेमो के तौर पर वो पहली बार इसको कब शामिल किया गया था, 1896, 1900, 1904 या फिर उपरोक्त दोनों बी और सी। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें दोस्तों यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, बी एंड सी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। मतलब 1904 में पहली बार इसको अनऑफिशियल, सन 1900 के अंदर पेरिस ओलंपिक में, और 1904 के सेंट लुइस ओलंपिक के लॉस एंजलिस ओलंपिक के अंदर है वो, इसको दोनों बार ही है वो इसको डेमोस्ट्रेशन अनऑफिशियल तौर पर इसको पहली बार यूज किया गया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो फैक्ट दिया गया है कि फुटबॉल को 1900 और 1904 के ओलंपिक में है वो अनौपचारिक रूप से यानी अनऑफिशियली है इसको यहाँ पे खेला गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 रहेगा कि जिम्नास्टिक में फ्लोर एक्सरसाइज का क्षेत्र का माप कितना होता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। जिम्नास्टिक की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, उसमें जो यहाँ पे जो जिम्नास्टिक का एरिया होता है उसका यहाँ पे फ्लोर एक्सरसाइज की बात करें तो वो एरिया कितना रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 27 में बताना है दोस्तों आपको। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। जिम्नास्टिक के अंदर जो यहाँ पे फ्लोर एक्सरसाइज होती है उसका यहाँ पे मानक क्षेत्र है वो 12x12 मीटर यहाँ पे रहेगा दोस्तों। यहाँ पे मीटर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना 12x12 मीटर है वो यहाँ पे इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तो 12x12 मीटर जिम्नास्टिक में अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक जिसे अपन फीज के नाम से जानते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल जिम्नास्टिक में फ्लोर एक्सरसाइज है वो 12x12 मीटर के एरिया पे यहाँ पे की जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि जिम्नास्टिक में अनइवन बार की लंबाई यहाँ पे कितनी रहेगी, वो अपने को यहाँ पे बताना है। जिम्नास्टिक के अंदर अनइवन बार की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे लेंथ ऑफ अनइवन बार वो कितनी रहेगी, 200, 220, 240 या 260 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 240
सेंटीमीटर है वो यहाँ पे अनइवन बार की यहाँ पे क्या रहेगी, लेंथ यहाँ पे रहने वाली है, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, एपरेटस है, ये उपकरण है, वो किसका रहेगा, तो अनइवन बार महिला जिम्नास्टिक का प्रमुख उपकरण होता है, ये ध्यान रखना है। वुमेन जिम्नास्टिक का यहाँ पे मेन इक्विपमेंट यहाँ पे रहेगा, जिसकी यहाँ पे लेंथ है 240 सेंटीमीटर यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखे दोस्तों यहाँ पे कि हैंडबॉल खेल में एक टाइम आउट की अवधि कितनी होती है। गेम्स हैंडबॉल है और उसमें जो टाइम आउट लिया जाता है, एक सिंगल टाइम आउट, उसका यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे कितना रहेगा, वो अपने को यहाँ पे बताना है। हैंडबॉल का जो यहाँ पे ग्राउंड होता है दोस्तों, आपको तो ध्यान रखना है 40 × 20 मीटर का है वो यहाँ पे, इसका यहाँ पे कोर्ट रहेगा, ग्राउंड रहेगा, और उसमें जो टाइम आउट लेते हैं अपन, वो कितना रहेगा, क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर बताना है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 1 मिनट, ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे 1 मिनट है वो यहाँ पे टाइम आउट का यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे टाइम आउट लेते क्यों है, तो टाइम आउट है वो यहाँ पे ध्यान रखना है कि रणनीति बनाने के लिए, स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग करने के लिए अपन टाइम आउट लेते हैं गेम्स के अंदर, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा, हॉकी बॉल का मानक वजन कितना होता है। हॉकी की जो बॉल होती है उसका मानक स्टैंडर्ड वेट है वो अपने को यहाँ पे बताना है, वो कितना रहेगा। हॉकी की बात कर रहे हैं दोस्तों, उसमें जो बॉल रहेगी उसका स्टैंडर्ड वेट है वो यहाँ पे कितना रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर बताना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे 156 से लेके 163 ग्राम, 156 ग्राम से लेके 163 ग्राम है वो यहाँ पे हॉकी बॉल स्टैंडर्ड यहाँ पे मानक के अनुसार वेट रहने वाला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब इसके बारे में क्या फैक्ट दिया गया है, हॉकी बॉल है वो कठोर होती है, ये सब जानते हैं कठोर होती है, और ये प्लास्टिक या कोर्क की बनी हुई होती है, तो इसका मटेरियल भी अपने को यहाँ पे याद रखना है, कोर्क या प्लास्टिक ये बनी हुई होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जूडो प्रतियोगिता क्षेत्र यानी कंपटीशन एरिया है, इसका मानक माप यहाँ पे कितना रहेगा। जूडो की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, दोस्तों यहाँ पे जूडो खेल की जो प्रतियोगिता है उसका कंपटीशन एरिया है वो यहाँ पे कितना रहेगा। और जूडो खेल है वो दोस्तों यहाँ पे आपको बताऊँ मैं, डॉक्टर जिगारो कानो के द्वारा है वो यहाँ पे इसको शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 16 × 16 मीटर, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 16 × 16 मीटर है वो यहाँ पे किसका, यहाँ पे ध्यान रखना है, जूडो खेल का यहाँ पे कंपटीशन एरिया यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे फैक्ट भी देख सकते हैं अपन दोस्तों यहाँ पे कि जूडो क्षेत्र में सुरक्षा क्षेत्र सेफ्टी जोन भी शामिल होता है, इसके अंदर है सेफ्टी जोन भी यहाँ पे शामिल रहता है, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 32, जूडो में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया है। प्रथम द्रोणाचार्य की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो दोस्तों दिया किसको जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कोच को दिया जाता है, न कि कोई प्लेयर को नहीं दिया जाता है, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। और शुरुआत कब हुई थी, तो ध्यान रखना 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2 कैटेगरी में, रेगुलर और यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है। रेगुलर कैटेगरी के अंदर 10 लाख, लाइफ टाइम है वो यहाँ पे 15 लाख इसमें दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि गुरुचरण सिंह गोगी वो जूडो खेल के अंदर है प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले कोच, यहाँ पे खिलाड़ी कोच रहेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो सबसे पहले गुरु द्रोणाचार्य है, गुरुचरण सिंह गोगी है, उसको यहाँ पे कोच के तौर पर सबसे अच्छा यहाँ पे पुरस्कार दिया गया था। और द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो उत्कृष्ट कोचों को दिया जाता है, ये किसी खिलाड़ी को नहीं दिया जाता, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 33, महिला वर्ग में कबड्डी मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे महिला वर्ग की बात कर रहे हैं अपन, उसमें कबड्डी ग्राउंड की लेंथ और विड्थ यहाँ पे बताई गई। पुरुष की बात करें अपन, यानी मेल की बात करें, तो मेल के अंदर है वो 13/10 मीटर यहाँ पे रहेगा, लेकिन फीमेल की बात करें तो 12 यहाँ पे 8 रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज करेक्ट आंसर। 12/8 है वो यहाँ पे महिलाओं के अंदर है वो कबड्डी ग्राउंड है, कोर्ट है, उसकी यहाँ पे लंबाई चौड़ाई यहाँ पे रहने वाली है। देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे तुलनात्मक रूप से देखें तो पुरुषों के मुकाबले है वो इसका यहाँ पे छोटा यहाँ पे कोर्ट रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखे दोस्तों यहाँ पे कि सब जूनियर खो खो मैदान में पोस्ट लाइन, सब जूनियर खो खो की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, उसमें जो पोस्ट लाइन और प्रथम सिटिंग बॉक्स के बीच की दूरी कितनी होती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो ये अपना क्या रहेगा, ग्राउंड रहेगा, ये अपनी सेंटर लाइन है दोस्तों यहाँ पे, और इसमें है वो यहाँ पे ये प्रथम लाइन यहाँ पे रहने वाली है, ये सेकंड रहने वाली है, थर्ड रहने वाली है, फोर्थ रहने वाली है।
इसी प्रकार है दोस्तों यहाँ पे ये पोस्टर लगे हुए होते हैं, यानी क्या लगे हुए थे, पोल लगे हुए होते हैं। इन पोलों से है वो यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है इसकी यहाँ पे लेंथ पूछी गई है, लंबाई पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 34, ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन है वो 215 मीटर यानी 2.15 मीटर पे, और बाकी होती हैं वो यहाँ पे 1.90 मीटर पे यहाँ पे रहती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि खो खो में दूरी का माप खिलाड़ियों की सुरक्षा और गति के लिए महत्वपूर्ण होता है, यानी उसकी सुरक्षा, सेफ्टी और स्मूथनेस की जो गति है उसके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि टेनिस के डबल्स कोर्ट का मानक माप कितना होता है। टेनिस की बात कर रहे हैं अपन, और उसमें भी डबल्स के लिए जो स्टैंडर्ड है यहाँ पे कोर्ट रहेगा, साइज रहेगी, वो कितनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। अगर डबल्स की बात कर रहे हैं अपन, तो डबल्स के अंदर टेनिस कोर्ट का जो यहाँ पे मेजरमेंट रहेगा वो 78 मल्टीप्लाई यहाँ पे 36 फीट की बात करिए दोस्तों, यहाँ पे मीटर नहीं है, फीट में यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 36 देखे दोस्तों, यहाँ पे टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया था। ये भी अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना है दोस्तों। यहाँ पे टेनिस की बात कर रहे हैं, जिसका यहाँ पे 78 मल्टीप्लाई 36 डबल्स कोर्ट इसके अंदर फिट के अंदर देखा था अभी, और उसको ओलंपिक में पहली बार कब शामिल किया गया था, 1896, 1900, 1908 या 1920। क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। जो फर्स्ट ओलंपिक था 1896 एथेंस, उसके अंदर ही यह टेनिस को यहाँ पे पहली बार में ही शामिल कर लिया गया था। तो फैक्ट यही रहेगा दोस्तों, यहाँ पे टेनिस को है प्रारंभिक ओलंपिक जो 1896 में शुरू हुआ था उसके अंदर ही इसको यहाँ पे शामिल कर लिया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 37, एक मानक स्विमिंग पूल के पानी का तापमान है वो कितना रहेगा। मानक पूल स्विमिंग पूल की बात करें, स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल के अंदर है जो वाटर होता है उसका यहाँ पे टेम्परेचर है वो कितना रहेगा, ये अपने को यहाँ पे बताना है। लंबाई चौड़ाई कितनी रहेगी, तो दोस्तों यहाँ पे 50 गुणा 25 मीटर है वो यहाँ पे स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल की यहाँ पे लेंथ रहेगी। तो उसमें जो यहाँ पे पानी होता है उसका यहाँ पे टेम्परेचर, क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, मिनिमम 25 और मैक्सिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक है वो पानी का टेम्परेचर यहाँ पे रहता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो 25 से 28 का टेम्परेचर रहेगा। स्विमिंग के लिए मध्यम तापमान आरामदायक होता है, मध्यम तापमान मीडियम टेम्परेचर है जो 25 से 28 सेंटीग्रेड है वो इसका सही रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 38, टेबल टेनिस में टेबल की लंबाई कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे टीटी की बात कर रहे हैं अपन, और टीटी के अंदर जो टेबल है उसकी यहाँ पे लेंथ पूछी गई है, लंबाई पूछी गई है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। इसकी लंबाई यहाँ पे कितनी होती है, ये नेट लगा हुआ होता है, तो इसकी जो लेंथ है वो अपने को यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे लेंथ है वो 2.74 मीटर है वो इसकी लेंथ यहाँ पे रहती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे तो इसकी लेंथ है वो 2.74 मीटर रहेगी, और टीटी है वो टेबल टेनिस का आकार है वो आईटीटीएफ के द्वारा निर्धारित, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के द्वारा निर्धारित, जो यहाँ पे 2.74 मीटर है वो इसका रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखे दोस्तों कि वॉलीबॉल में सेंटर लाइन से, दोस्तों यहाँ पे वॉलीबॉल के अंदर जो सेंटर लाइन है उससे अटैक लाइन की दूरी यहाँ पे कितनी होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे वॉलीबॉल का जो कोर्ट रहता है उसकी लंबाई चौड़ाई यहाँ पे कितनी रहेगी, तो यहाँ पे ध्यान रखना 18 गुणा यहाँ पे 9 मीटर होता है दोस्तों यहाँ पे। और ये यहाँ पे सेंटर जहाँ पे पोल लगा हुआ होता है नेट, और यहाँ पे दोनों तरफ है वो यहाँ पे क्या रहती है, अटैक लाइन यहाँ पे रहती है। तो सेंटर लाइन से अटैक लाइन की दूरी पूछी जा रही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, 3 मीटर है वो यहाँ पे सेंटर लाइन से अटैक लाइन की दूरी यहाँ पे रहती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 मीटर यहाँ पे रहेगी, साथ ही में अटैक लाइन 3 मीटर लाइन के नाम से भी जानी जाती है, 3 मीटर लाइन के नाम से भी जानी जाती है अटैक लाइन, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 40, कुश्ती यानी रेसलिंग मैट का मानक आकार है वो कितना रहेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। कुश्ती की बात कर रहे हैं उसमें जो रेसलिंग का जो मैट होता है उस मैट का मानक आकार है वो यहाँ पे कितना रहता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर बताना दोस्तों आपको, क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 12 गुणा 12 मीटर, 12 गुणा 12 मीटर है वो यहाँ पे रेसलिंग का मैट है उसका यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज यहाँ पे रहता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे साथ ही में दोस्तों यहाँ पे कुश्ती मैट में प्रतियोगिता क्षेत्र और सुरक्षा क्षेत्र शामिल होते हैं।
यानी इसके अंदर जो कंपटीशन एरिया भी रहेगा और सेफ्टी जोन भी इसके अंदर यहाँ पे शामिल रहता है। तो चलिए दोस्तों, ये 40 क्वेश्चन है वो आपने एमसीक्यूज के अंदर आज डाले थे। कैसी लगी क्लास वो जरूर बताइए। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।